मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक गांव में प्रकाश नाम का व्यक्ति रहता था जो पेशे से धोबी था। सभी उसे पप्पू बुलाते थे। पप्पू के एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की का नाम माया था जिसकी उम्र तकरीबन 14 वर्ष होगी। प्रकाश अपनी मेहनत से अपने घर की छोटी मोटी सारी ज़रूरतों को सहजता से पूरी कर लेता था। उसका परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। पप्पू की लड़की माया बेहद खूबसूरत थी। उसका अच्छा स्वभाव उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देते हैं। माया जिस रास्ते से गुजरती तो सभी उसे देखते रह जाते थे, लेकिन उससे कुछ कहने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। इसका कारण उसके कड़क मिजाज का होना था। माया और उसके घर वालों को इस बात का अंदेशा बिल्कुल भी नहीं था और न ही कोई आम आदमी इसकी कल्पना भी कर सकता था कि माया की खूबसूरती की कायल दूसरी दुनिया की शक्ति भी हो जाएगी। माया को बचपन से ही अपने आसपास किसी अदृश्य साए की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। एक बार पप्पू अपने गांव के ही एक व्यक्ति के खेत पर मजदूरी कर रहा था। माया उसे दोपहर का खाना देने के लिए जा रही थी। मार्च का महीना था। तेज धूप से बचने के लिए माया अपना सर और चेहरे को अपने दुपट्टे से ढकती हुई जा रही थी। रास्ते सुनसान थे क्योंकि गांव वाले अपने खेतों के कामों में लगे हुए थे। माया जल्दी जल्दी निर्जन और सुनसान रास्तों पर बढ़ी जा रही थी। उसी वक्त एक गर्म हवा का झोंका आया और माया को छूता हुआ निकल गया। गर्म और धूल से भरे हवा के झोंके ने माया के सर से दुपट्टा भी उड़ा दिया। माया खुद को संभाल पाती तब तक माया के कानों में पीछे से हल्की आवाज़ आई, माया। कौन है? माया ने तुरंत मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। माया को ये वहम लगा क्योंकि अक्सर गर्मियों में दोपहर के समय गर्म हवाओं के बवंडर बनते रहते हैं और ऐसे वहम पैदा हो जाते हैं। माया ऐसा सोचकर जैसे ही आगे बढ़ने के लिए मुड़ी तो अचानक उसका पैर एक झाड़ी में अटक गया और उसके डर से आंखें बंद हो गई और उसके हाथों में टिफ़िन छूट गया। वो जब तक गिरती उससे पहले माया को महसूस हुआ कि वो किसी की बाहों में है और न ही उसे टिफ़िन के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उसने घबराकर आंखें खोली तो उसने खुद को वहाँ अकेला और गिरने से संतुलित पाया। उसे अब महसूस हुआ कि अब की बार उसका कोई वहम नहीं था, कोई था जिसने उसे छुआ और गिरने से बचाया। माया ने चारों तरफ देखा मगर दूर दूर तक किसी भी व्यक्ति का नामो निशान नहीं था। माया अब किसी को वहाँ न पाकर डर से कांप गई। उसने देखा पास ही में उसका टिफ़िन भी सही सलामत रखा हुआ है। गिरने के बावजूद माया डरती हुई वहाँ से चली गई। अपने पापा के पास जाकर माया ने सारी आप बीती प्रकाश को सुना दी। प्रकाश ने उस वाकया को भूत प्रेत का चक्कर समझा और शाम को वह माया को मंदिर के एक पुजारी से झाड़ फूँक करवा लाया। गांव वालों की मान्यता अनुसार गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय भूत प्रेत सक्रिय हो जाते हैं और किसी भी पुरुष या महिला को अकेला पाकर उसे अपने काबू में कर लेते हैं। लगभग 1 महीने बाद माया अपनी सहेलियों के साथ कुएं से पानी लेने के लिए गई। पानी की बाल्टी कुएं से निकालते समय माया की एक सहेली जो अपने साथ नया सेलफोन लाई थी, उसने माया का फ़ोटो लेने के लिए माया को उसकी ओर देखने को कहा। जैसे ही उसने माया का फ़ोटो लिया तो चीख पड़ी और उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। उसकी चीख सुनकर माया डर गई और असंतुलित होकर कुएं में गिर गई। सभी के होश उड़ गए। माया की चीख से कुआं गूंज उठा और तभी एकदम माया की चीख रुक गई। सभी ने कुएं में झांक कर देखा
तो पाया माया बिना किसी सहारे के हवा में झूल रही है। एक व्यक्ति ने झट से रस्सी माया की ओर फेंकी। माया ने उसे पकड़ लिया और उसे सही सलामत उस कुएं से निकाल लिया। सभी इस चमत्कार से भौचक्के के रह गए। सभी ने उस लड़की के चीखने का कारण पूछा तो उसने माया की फ़ोटो दिखाई और जो उसने कुछ देर पहले खींचा था। उस फोटो में माया के साथ एक धुंधली भयानक काली परछाई दिखी। सभी ये देखकर डर गए। उस दिन से सभी माया से दूर रहने लगे। माया बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसे अब रातों को भी बुरे सपने दिखने लगे थे और उसे हर वक्त अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा था, जो उसे बचपन में कभी कभी होता था। 4 माह बाद माया अपने क्लासमेट चेतन से प्यार करने लगी थी। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन किसी ने भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। एक बार माया स्कूल से वापस लौट रही थी। उसने देखा सामने चेतन खड़ा था, उसी की तरफ बढ़ रहा है। उसने अपने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। उसे समझते हुए देर न लगी। वो शर्मा कर इधर उधर अपनी नज़रों को छुपाते हुए देखने लगी। माया, चेतन ने माया के पास आकर कहा। हाँ, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। कई दिनों से सोच रहा था, आज आकर मौका मिला है कहने का। क्या कहना है? तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसा सुनकर माया के चेहरे से एक खूबसूरत मुस्कान छलक गई। मुझे भी तू अच्छा लगता है, माया ने शर्माते हुए कहा। आई लव यू माया। चेतन माया की ओर करीब आया तो माया ने शर्म से अपनी गुलाब की पंखुड़ियों जैसी पलकों से दोनों आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा रक्त वर्ण सा चमक उठा। उसके लाल होंठ और सिंदूरी गाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। चेतन ने माया के कंधों को अपने हाथों से पकड़कर अपनी ओर खींचा तो माया के शरीर में तरंग सी उठी और उसने चेतन को गले से लगा लिया। उसी क्षण हवा का हल्का सा झोंका उसी आवाज़ के साथ माया के कानों से होता हुआ गुजर गया। माया ने झटके से चेतन को खुद से दूर धकेल दिया और घबरा कर पीछे देखा तो कोई नहीं था। उसने दोबारा मुड़कर चेतन की ओर देखा तो सामने चेतन नहीं था। उसे वहाँ न पाकर माया जब तक उसे बुलाती, उससे पहले उसकी नज़र सामने पड़े चेतन पड़ती है, जो ज़मीन पर पड़ा बेहताशा तड़प रहा था। माया रोती हुई उसके पास जाती है और जैसे ही उसे छूती है तो चेतन पहले जैसा सामान्य हो जाता है। चेतन धूल से गंदा हो चुका था। उसका चेहरा भी समझ में नहीं आ रहा था। वह लगातार खांसे जा रहा था। क्या हुआ तुम्हें चेतन? माया ने घबराते हुए पूछा। दूर हटो मुझसे तुम। चेतन ने खुद से माया का हाथ हटाते हुए कहा। ऐसा ना कहो चेतन, प्लीज़। माया ने मिन्नत की। दूर चली जाओ मेरी जिंदगी से। भगवान के लिए तुम दूर चली जाओ। तुम मनहूस हो। तुम पर किसी शैतान का साया है जो किसी को तुम्हारे पास आने से रोकता है और उसे मार भी सकता है। देखो मेरा क्या हश्र कर दिया, गला दबा दिया मेरा। इसीलिए कोई तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। कोई भी नहीं करेगा तुमसे प्यार। मैं जा रहा हूँ और आइंदा मुझे अपनी मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना दोबारा। चेतन अपने कपड़े झाड़ता हुआ वहाँ से चला गया। माया अकेली बैठी रोती रह गई। शायद तीसरी को उन दोनों का प्यार रास नहीं आया। उसी रात के 2 बजे माया अपनी चारपाई पर अकेली अपने कमरे में सो रही थी। माया ने करवट ली तो अचानक उसकी नींद टूट गई। उसे लगा कि वो अकेली चारपाई पर नहीं लेटी हुई है, कोई दूसरा भी उसके साथ लेटा हुआ है। माया के पसीने छूट गए और डर के मारे सांसें तेज हो गई।
उसने अपने बगल में डरते हुए चारपाई पर हाथ फेरा तो राहत की सांस आई। वहाँ कोई भी नहीं था। माया एक लंबी सांस लेकर शिथिल होकर सीधी लेट गई और शांत मुद्रा में छत को देखने लगी। हल्की हवा से उड़ते द्वार और खिड़कियों के पर्दों की हलचल ने माया के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया। इन्हीं आवाज़ों में से एक आवाज़ माया को भयाक्रांत कर गई। ये वही पुरानी आवाज़ें थी जिसे वह कुछ दिनों से सुनती आ रही थी। माया का गला सूख गया था डर के मारे, क्योंकि उसके नाम की आवाज़ें लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। ऐसा पहली बार हो रहा था। माया को लगा जैसे कोई उसे नज़दीक से आवाज़ दे रहा था। माया का डर से बुरा हाल हो रहा था। डर से उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वो आवाज़ भी नहीं दे पा रही थी अपने माँ बाप को। कुछ देर बाद जब आवाज़ आना बंद हो गई तो उसने हिम्मत करके अपनी चारपाई पर बैठकर सामने देखा तो पाया कि कोई अंधेरे में खड़ा उसे घूर रहा है। माया की तो ये देखकर मानो जमीन ही खिसक गई। कौन है वहाँ? माया ने डरते हुए पूछा। माया की आवाज़ सुनकर दूर खड़ा अनजान शख्स आहिस्ता आहिस्ता माया की ओर बढ़ा। माया के दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। वह शख्स जैसे ही माया के करीब उजाले में आया तो माया उसके चेहरे को देखकर सब गम और डर भूल गई। माया जिस शख्स के रूबरू थी वह एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक नौजवान था। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा प्यार हूँ। मेरी आँखों में देखो माया, जिसे तुम आज तक महसूस करती आई हो, मैं वही एहसास हूँ। उस शख्स ने माया के नज़दीक आते हुए कहा। माया उस शख्स की आंखों में देखी जा रही थी, जैसे मानो वह उसकी आंखों में डूब गई हो। मेरा नाम प्रेम है और तुम मेरी हो हमेशा के लिए। हमें कोई भी एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। उस शख्स ने माया को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। माया अचेत सी उसी को देखे जा रही थी, बिना कोई ऐतराज और डर से। माया उस शख्स के आगोश में सो गई थी। उस रात से माया को घर वालों और बाहरी दुनिया से कोई भी लगाव नहीं रहा। अब वो सारा दिन प्रेम की यादों और बातों में ही खोई रहती थी। दरअसल प्रेम कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतानी जिन्न था जो माया से प्यार करने लगा था और उसने माया को मोहनी विधा द्वारा अपने वश में कर लिया था। इस बात से अनजान माया प्रेम को चाहने लगी थी। उन दिनों तेज बारिश और आंधी की वजह से गांव में बिजली कई दिनों तक काट दी जाती थी। ज़्यादातर गांव वाले गर्मी की वजह से अपने घरों की छतों पर ही सोया करते थे। एक ऐसी ही शाम को 8 बजे माया अपनी छत पर अपने प्रेमी की बाहों में थी। सभी लोग अपने घरों में रात के खाने में व्यस्त थे। बारिश थोड़ी देर पहले ही थमी थी। हल्की शीतल वायु अपने साथ गीली मिट्टी की सौंधी महक को लिए बह रही थी। रात प्रारंभ हो चुकी थी। ऐसे सुहाने मौसम में माया प्रेम की बाहों में खोई हुई थी। प्रेम उसके बालों से खील रहा था। माया का ध्यान सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज़ पर गया। वो घबरा कर प्रेम से अलग हो गई। उसने देखा कि सामने उसका बाप प्रकाश खड़ा है। माया को डर था कि उसके पापा को उसके प्यार के बारे में पता नहीं चल जाए तो उसकी खैर नहीं। माया घबरा कर खड़ी हो गई और अपने हाथ पीछे की ओर छिपा लिए और अपना सर झुका लिया। क्या कर रही हो यहाँ? अभी तक खाना नहीं खाया तुमने? जी बाबू, अभी जाती हूँ। माया ने आश्चर्य और डरते हुए प्रेम की ओर मुड़कर देखा तो प्रेम वहाँ नहीं था। तब जाकर माया ने चैन की सांस ली और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। माया रुक, ये तू क्या छिपा रही है हाथों में? कुछ नहीं बाबू, माया ने झिझकते हुए कहा। प्रकाश ने
माया से उसके हाथों से बेग छुड़ा लिया तो बेग से 2 सोने के कंगन गिर पड़े और उसने बेग में देखा एक कीमती सूट रखा हुआ था। ये सब देखकर प्रकाश को समझते हुए देर न लगी कि उसकी बेटी का किसी लड़के से चक्कर है। वह माया को घूरता हुआ छत के चारों कोने देख आया, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। माया अभी तक सर झुकाए खड़ी थी। गुस्से से पागल प्रकाश ने कपड़ों का बैग वहीं फेंक दिया और माया को खींचकर नीचे ले गया। प्रकाश ने माया को एक कमरे में पटक दिया और बाहर से गेट बंद कर दिया। माया रोती रही, किसी ने भी कुछ नहीं किया। माया की माँ और छोटा भाई सब डरे और सहमे हुए थे, क्योंकि वे सब प्रकाश के गुस्से से भली भांति परिचित थे। इस बेशर्म और नीच को कोई खाना नहीं देगा, समझ गए तुम सब? इतना कहकर प्रकाश छत पर गया तो देखा कि वहाँ कोई भी बेग और कंगन नहीं थे। प्रकाश को लगा कि कोई तो है उसकी छत पर अभी भी। उसने अनजान लोगों को बुरा भला कहने लगा, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे ही वह वापस सीढ़ियों पर पहुंचा तो उसे अपने पीछे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि सामने एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है। प्रकाश कुछ समझ पाता तब तक कई पत्थरों की बरसात होने लगी। प्रकाश खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग गया। प्रकाश अपनी पत्नी को घटित घटना के बारे में बता ही रहा था तो उसे एक कमरे से माया के खिलखिलाते हुए बात करने की आवाज़ सुनाई दी। प्रकाश ने खिड़की से झांक कर देखा तो माया खाना खाते हुए किसी से बातें करते हुए हंसे जा रही थी, लेकिन सामने कोई दिख नहीं रहा था। प्रकाश के लिए आश्चर्य की बात तो ये थी कि ऐसा खाना माया के पास बंद कमरे में आया कैसे, जो उसने अभी तक खाया ही नहीं था। पास में वही सूट और कंगन रखे हुए थे जो छत से गायब थे। वास्तव में माया के सामने प्रेम बैठा हुआ था। वही लाया था माया के लिए खाना, कपड़े और कंगन। माया पूरी तरह से उस शैतानी जिन्न के कब्जे में थी। सुबह प्रकाश ने गांव में पंचायत बुलाई और पंचों से कहा कि उसकी लड़की को गांव के कुछ लोग परेशान करते हैं। इसके साथ ही प्रकाश ने रात की सारी घटना पंचों को सुना दी। तब पंचों ने कहा कि फैसला अब माया को देखने के बाद ही होगा। प्रकाश पंचों को अपने साथ में लेकर अपने घर गया। वहाँ सबने देखा कि माया अभी भी बंद कमरे में किसी से बातें कर रही है। सभी माया के पास पहुँच गए, मगर माया सबसे बेखबर अपनी बातों में मशगूल थी। पंचों ने कमरे और छत का मुआयना किया तो इस बात का यकीन हो गया कि बाहर से कोई भी व्यक्ति कमरे में दाखिल नहीं हो सकता। और माया की हालत देखकर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारी बेटी किसी इंसान की नहीं, किसी शैतानी ताकत के वश में है। उसने सम्मोहन से इस पर काबू पा लिया है। अगर समय रहते कुछ उपाय नहीं किया तो वो तुम्हारी बेटी को अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाएगा। पप्पू, बाबा सही कह रहे हैं। तुम्हारी बेटी किसी जिन्न के वश में है और तुम जानते हो कि जिन्न किस चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अच्छा पंच जी, ऐसा है तो जिन्न ने पत्थर ही क्यों बरसाए, वैसे क्यों नहीं? अगर ऐसा है हमारे आसपास कोई जिन्न जैसी शक्ति है तो पैसों की बरसात करके दिखाए, तब जाने हम। इतना कहते ही प्रकाश के आंगन में एक 400 रुपये का नोट, एक 500 रुपये का नोट टूटते हुए आया। सभी लोगों का आश्चर्य से मुंह खुला रह गया और देखते ही देखते पूरा आंगन 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये के नोटों से भर गया। प्रकाश ये सब देखकर पागल सा हो गया और तोड़कर नोटों को एक थैले में भरने लगा। पंचों ने प्रकाश का ये पागलपन देखकर कहा, ये क्या कर रहे हो?
पप्पू, इन पैसों की कीमत तुम्हें अपनी बेटी की जान देकर चुकानी पड़ेगी। वो जिन्न तुम्हें अपनी असली ताकत और मौजूदगी का एहसास कराने के लिए ये सब कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं पैसों के लालच में अंधा हो चुका था। प्रकाश ने पंच समेत गांव वालों से गिड़गिड़ाते हुए कहा। कुछ समय बाद सभी पैसे स्वतः गायब हो गए। माया की तबीयत खराब होने लगी और वह कई तरह की आवाज़ें निकालने लगी। पंचों ने बाहर से एक मशहूर तांत्रिक को बुलाया और फिर उस तांत्रिक ने एक पूजा के लिए हवन किया। माया को हवन के सामने बिठाया गया। माया पूरी तरह से जिन्न के काबू में थी। ए दुष्ट आत्मा, इस बच्ची के शरीर से निकल जा, नहीं तो मैं तेरी दुर्दशा कर दूंगा। तांत्रिक ने जिन्न को चेतावनी देते हुए कहा। तू मुझे डराएगा? ये मेरी है और इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। इस भोली नेक दिल बच्ची को क्यों सता रहा है? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं कई सालों से ऐसी खूबसूरत और नेक दिल लड़की को ढूंढ रहा था जो दिल की साफ हो। मैं इसे बहुत चाहता हूँ। इसे मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं अपनी बेटी के बदले कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्रकाश ने हाथ जोड़कर निवेदन किया। तू ऐसे नहीं मानेगा। ले। तांत्रिक ने गंगा जल को मंत्र के साथ माया पर छिड़क दिया। आह, ये क्या किया तुमने? आह आह, तुम्हारे जाने का समय आ गया है। चले जाओ। नहीं नहीं, आह आह, ऐसा मत करो, मैं जा रहा हूँ। आह, माया, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हारे लिए फिर आऊँगा। आह। माया के शरीर से एक काली छाया निकली और माया बेसुध हो वहीं लुढ़क गई। तांत्रिक ने उसी क्षण अपने थैले से एक कांच की शीशी निकाली और उसका ढक्कन खोलकर आगे बढ़ा दी। देखते ही देखते वह काली परछाई उस शीशी में कैद हो गई। तांत्रिक खुद उस शीशी को गांव के बाहर एक सूखे पेड़ तालाब में एक गड्ढे में गाड़ दिया और माया एक मनहूस साए से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। अभी माया की शादी हो चुकी है और वो खुशहाल है, मगर आज भी कोई उस तालाब की गहराइयों में दफन उसके लिए आजाद होने की तमन्ना रखता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी कोई भी स्टोरी मिस ना करें। तब तक के लिए बाय बाय।